नमस्कार साथियों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजय सूत्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के अंतर्गत बात करने वाले हैं यूपी जीके पर, जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, उन सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी जीके से। तो फटाफट से आ जाओ, एक एक करके निपटाते हैं क्वेश्चंस को। और पहला ही क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है भाई, तो इधर ध्यान दीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है उसमें धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी को दर्शाया गया है। इधर देख लो एक बार, फिर समझाते हैं आपको। ये जो चिन्ह है ये हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है। इस उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में जो आप देख रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये लाइंस संगम को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? संगम को दर्शाती हैं। ठीक है, गंगा यमुना के संगम को जो है दर्शाती है। ये जो धनुष बाण आप देख रहे हैं ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है। वहीं जो आप इन मछलियों को देख रहे हैं, ये मछलियां अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुस्लिम शासन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये मछलियां किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? मुस्लिम शासन का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को यहां तक। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, इस राज्य चिन्ह को 1938 में इस राज्य चिन्ह को अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। ओके, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं यहां से आगे। इसके साथ साथ एक दो पॉइंट और भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। इसके साथ साथ ये उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा पहली भाषा तो है हिंदी और दूसरी है उर्दू। तो दो आधिकारिक भाषा है उत्तर प्रदेश की, एक हिंदी और एक है आपकी उर्दू। तो जो हिंदी अपनाई गई थी वो 1947 में हिंदी को अपनाया गया था, और वहीं दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को 1989 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। आजो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। तो इसको समझने के लिए आप एक काम करिए, इधर ना मैप पे आ जाओ, एक बार मैप पे आ जाओ फटाफट से। और ये लो, उत्तर प्रदेश का मैप आ गया। उत्तर प्रदेश का मैप आ गया। आपसे पूछा है कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जनपद उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो आप भाई इधर ध्यान दो थोड़ा सा। कहां ध्यान देंगे आप? इधर ध्यान दो। सबसे नीचे इधर आपको दिखाई दे रहा है सोनभद्र। कौन सा? ये है हमारा सोनभद्र। ठीक है जी, सोनभद्र।
तो सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इधर आप देख रहे हैं झारखंड किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो इधर झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, झारखंड के साथ। नीचे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ में, और इधर आपका मध्य प्रदेश के साथ, और इधर बिहार के साथ। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है आपका सोनभद्र। ठीक है जी, तो आओ फटाफट से इधर उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है, तो आपको क्लियर हो गया आंसर। क्या होगा आंसर? हो जाएगा आंसर हमारे पास सोनभद्र। किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश। तो इन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है हमारा सोनभद्र। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं जी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापारिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है। देखो भाई, पीतल नगरी के नाम से हम जानते हैं मुरादाबाद को। मुरादाबाद को समझना, कहानी को। मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नीति के तहत, ODOP पॉलिसी के तहत ब्रास इंडस्ट्री को नोटिफाई किया गया है। जो पीतल के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत रखा गया है मुरादाबाद के अंतर्गत। ठीक है जी, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। वहीं पर मेरठ आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो मेरठ के बारे में आप यहां ध्यान रखिएगा। मेरठ के बारे में ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है, खेल का सामान। साथ ही साथ कैंची के लिए भी बहुत फेमस है आपका मेरठ। ठीक है। सहारनपुर की हम बात करें तो सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी, वुड कार्विंग के लिए जाना जाता है। और अगर मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर को हम कालीन शहर के नाम से जानते हैं। मिर्जापुर को हम कालीन शहर के नाम से जानते हैं। कालीन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कालीन के लिए फेमस है। कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लियर हो गया। हमारे पास आंसर है पीतल नगरी कौन सा है? तो मुरादाबाद है। बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट ध्यान देंगे। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भाई ध्यान रखिएगा, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और ये आपका है कहां पर? कानपुर में है। कानपुर गंगा नदी किनारे है। कब बना था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको ध्यान ये रखना है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 500वां टेस्ट मैच इसी ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला था और जीता था। 2016 में न्यूजीलैंड के साथ में। 2016 किसके साथ खेला गया था? न्यूजीलैंड के साथ।
कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम, जिसे आज के टाइम पर आप भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। आज के टाइम पर इसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को ये ग्रीन पार्क स्टेडियम एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जिसमें स्टूडेंट गैलरी है। क्या है? स्टूडेंट गैलरी है, एकमात्र स्टेडियम है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो भाई, गोविंद वल्लभ पंत की अगर हम बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, जिन्होंने 1950 से लेकर के 1954 तक पहले मुख्यमंत्री के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं और इन्हें 1957 में जाकर के इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं, तो आपके पास आंसर है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। अब आपके सामने ऑप्शन में उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी पूछी है, तो कोई बता सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो आप ध्यान रखिएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की तो है ही है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भारत में महिला राज्यपाल किस राज्य में नियुक्त की गई थी, तो सबसे पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में नियुक्त की गई थी। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। आपसे एक और सवाल पूछा गया कि आगरा घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो आगरा घराने की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी सुजान खान के द्वारा। आगरा घराने की नींव सुजान खान के द्वारा रखी गई थी, ठीक है, जो तानसेन के दामाद हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा आगरा घराने की नींव रखी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट्स पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। आ जाओ आगे, इधर क्या पूछा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो देखो आंसर तो सीधा 7.33% है। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की, थोड़ा सा एक दो पॉइंट और समझ लो। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। 7.33% है। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का
चौथा बड़ा राज्य है, चौथा बड़ा राज्य है। जब चौथा बड़ा राज्य है तो भाई 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं फिर? ये इससे पहले के जो 3 बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और चौथे पर आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये तो बात रही क्षेत्रफल के आधार पर। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है देश में, पहले नंबर पर है जनसंख्या के आधार पर। और भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का 16.5% है, 16.5% है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। क्लियर हो गया? चलो तो आ जाओ इधर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है जी? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखना थोड़ा सा, नेपाल के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। देखो भाई, नेपाल के साथ जो सीमा साझा हो रही है वो ये है, पीलीभीत से लेकर के लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज तक। ठीक है, ये क्योंकि मैं लिख देता हूं क्योंकि पेपर में ये पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं सारे जो जनपद हैं इन्हें लिख देता हूं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उसके बाद है बहराइच, बहराइच के बाद है श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। देखना भाई कौन सा नहीं लग रहा है। तो ये रहा कुशीनगर नहीं लग रहा। कुशीनगर की सीमा बिहार के साथ में लगती है। कुशीनगर की सीमा महाराजगंज के जस्ट नीचे है, तो कुशीनगर की सीमा जो है बिहार के साथ लगती है। तो आपसे ये पूछ भी लेगा कि नेपाल की जो सीमा है कितने राज्य, कितने जनपदों से होकर के गुजरती है? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ जो साझा होती है वो 7 जनपदों के साथ, उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा 7 जनपदों के साथ सीमा साझा करती है नेपाल के साथ में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आ जाओ, मैं बढ़ जाता हूं यहां से आगे। आपसे क्या पूछा गया है? महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है जी? देखो भाई, महोबा जिला कहां आता है? महोबा जिला कहां आता है? देखना थोड़ा सा। देखो कहां आता है महोबा। तो महोबा भाई ये रहा, ठीक है, ये रहा। और ये है इलाका आपका बुंदेलखंड का। कौन सा? बुंदेलखंड का। ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट। ठीक है, तो ये 7 जनपद आते हैं किसमें? बुंदेलखंड में।
बुंदेलखंड में आते हैं। कौन कौन से हैं? ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट, महोबा, चित्रकूट, बांदा रह गया, बांदा, और एक है आपका हमीरपुर। तो ये 7 जनपद हैं जो आपके बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, आपके पास आंसर हो गया डी, बुंदेलखंड। ठीक है। और दूसरी बात, अब महोबा के बारे में क्या याद रखना है? महोबा के बारे में आप याद रखेंगे, महोबा जाना जाता है पान की खेती के लिए। पान की खेती के लिए फेमस है महोबा, है ना। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत महोबा का देसावरी पान नॉमिनेटेड है, लिस्टेड है। तो देसावरी पान को जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत रखा गया है, जो महोबा की शान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके साथ साथ महोबा को आप चंदेल शासकों के ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जानते हैं, क्योंकि चंदेल शासकों की राजधानी भी रहा है। चंदेल शासकों की राजधानी भी रहा है महोबा। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, आल्हा ऊदल की जो वीर रस की कहानियां हैं वो यहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित हैं यहां पर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होगी। ठीक है जी। चलो, इसके साथ साथ गौरा पत्थर भी, महोबा का जो गौरा पत्थर है ये भी आपका जो है फेमस है महोबा। नेक्स्ट आ जाओ, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखो भाई, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो गंगा का दोआब का इलाका, गंगा यमुना दोआब का इलाका है। और आप एक बात जानते हैं कि जो नदियां हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ आती हैं, है ना। और जब इन नदियों में बाढ़ आती है ना, तो ये बाढ़ का पानी यहां तक जाता है, ऐसे अपनी शेप ले लेता है। लेकिन एक समय था जब ये बाढ़ का पानी बहुत दूर तक जाता था। तो अब देखो क्या हुआ कि जो बाढ़ होती है वो बाढ़ अपने साथ नई एलुवियल सॉइल लेकर के आती है, नई जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है। तो इसको हम नवीन जलोढ़ के नाम से जानते हैं। और हर साल ये नवीन जलोढ़ मिट्टी की परत बदलती रहती है ना। और ये जो इलाका है, ये इलाका कहलाता है खादर का क्षेत्र। लेकिन इस इलाके में पहले बाढ़ आया करती थी, लेकिन अब नहीं आती, हजारों साल से अब नहीं आती। और हम बड़े आसानी से यहाँ खेती कर रहे हैं, और लगातार खेती करने के चलते इसकी फर्टिलिटी भी कम हो गई है। तो हम खाद पानी इस्तेमाल करके इसमें जो है प्रॉपर खेती कर पाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्राचीन जलोढ़। इस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर का क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो यही प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं यहां पे किसी को। चलो, तो बढ़ जाते हैं यहां से आगे। इसको कांप मिट्टी का क्षेत्र भी कहते हैं। क्या? कांप मिट्टी का क्षेत्र भी कहा जाता है। कांप मिट्टी मतलब एलुवियल सॉइल। कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ। उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? कछुआ अभ्यारण्य कहां पर है जी?
तो कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है। कछुआ अभ्यारण्य कहां पर है? तो वाराणसी में है कछुआ अभ्यारण्य। और गंगा नदी में है। कहां पर है? गंगा नदी में है। और इसकी स्थापना गंगा एक्शन प्लान के तहत हुई थी। गंगा एक्शन प्लान के तहत इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि कछुआ जो होता है ये पानी को साफ रखने में मदद करता है। पानी को साफ रखने में मदद करता है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये आपको राजघाट से लेकर के रामनगर तक, राजघाट के मालवीय पुल से लेकर के, राजघाट के मालवीय पुल से लेकर के रामनगर तक 7 किलोमीटर का क्षेत्र है। 7 किलोमीटर का एरिया है जो कि कछुआ अभ्यारण्य के तौर पर रिजर्व है। ठीक है, साफ पानी के कछुए हैं ये। आओ नेक्स्ट, क्लियर है? उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग फॉरेस्ट कवर है? फॉरेस्ट कवर आपसे पूछा गया है भाई, कितना है? तो उत्तर प्रदेश में जो अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है, जो हमारे पास अभी लेटेस्ट डेटा है, वो 2023 का है। 2023 की रिपोर्ट है अभी हमारे पास। और इस 23 की रिपोर्ट के अनुसार 6.24% हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, वन आवरण है। और इसके साथ साथ 3.72% ट्री कवर है। कितना है? ट्री कवर है, वृक्षादन है, इसको बोलते हैं वनाच्छादन, और यह है वृक्षादन। टोटल कितना हो गया हमारे पास? तो 6, 4, 2, 6, 7 और 2, 9, 3, 9, 9.96% हमारे पास टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ठीक है भाई? तो लेकिन पेपर आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है। सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछा है। तो फॉरेस्ट कवर अभी फिलहाल हमारे पास कितना है? 6.24% है भाई। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। देखो ये रिपोर्ट आपके सामने है कि वर्तमान में जो स्थिति है वो 6.24% फॉरेस्ट कवर, 3.72% ट्री कवर, टोटल 9.96% हमारे पास फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ठीक है, और कुछ डेटा आप समझ लीजिएगा। हमारे पास सर्वाधिक अति सघन वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास लखीमपुर खीरी में है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में खुले वनों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ ये जनपदों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जनपद है वो सोनभद्र है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है? सोनभद्र में है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर है। इसके साथ साथ न्यूनतम वन क्षेत्र कहां पर है? सबसे कम वन कहां पर है? वो भदोही में है। सबसे कम वन कहां पर है भाई? भदोही में सबसे कम वन है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत भी सोनभद्र में है, 35%। सर्वाधिक वन प्रतिशत भी सोनभद्र में है, 35%। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ लिए जाए तो सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट। और न्यूनतम भदोही में आपको पहले ही पता है। सर्वाधिक जो 2023 की रिपोर्ट में आपको पता लगा है कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि की है किसमें? वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो झांसी जनपद में हुई है। सबसे ज्यादा जो वन डेवलप हुए हैं वो झांसी जनपद के अंदर हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे
जो कि पेपर में आपसे पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश वन निगम फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी भाई 25 नवंबर 1974 को। कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 को हुई थी। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स आप देख लो, इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स आप देख लो कि उत्तर प्रदेश की पहली जो वन नीति जारी हुई थी वो 1952 में पहली वन नीति जारी हुई थी, और ये भारत की पहली वन नीति है। 1952 भारत की पहली वन नीति है, जिसके तहत यह बताया गया था कि कुल क्षेत्रफल का 33.33% वन एरिया होगा, फॉरेस्ट कवर होगा, ठीक है जी। ये देश की स्थिति है, जो है देश की वन नीति है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है, याद रखिएगा पेपर के लिए। और ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI किसके अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्य वन नीति आई थी 1952 में, और 2017 में इसमें कुछ नए लक्ष्य योगी सरकार के द्वारा जोड़े गए, ठीक है। इसमें भी बताया गया कि भाई 33.33% वनाच्छादित क्षेत्र होना आवश्यक है, लेकिन फिलहाल की स्थिति आपको पता है कितना है? 9.96 है। होना कितना चाहिए? 33.33%। तो हालत तो भाई प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, जिस तरीके से हालत आप देख रहे हैं। 33% होना चाहिए, है कितना हमारे पास? ऑलमोस्ट 10 है, तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा भाई। तो ये रहा उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 नवंबर 1974 को हुई थी, जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है भाई चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भाई याद रखना कहां पर है? चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चंदौली में है। ये देखो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चंदौली में है। और उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, पहला है। और सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में फैला है। कितने जनपदों में? 5 जनपदों में फैला है। अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद नहीं है, हापुड़ है, हापुड़, मेरठ और मुजफ्फरनगर, इन जनपदों में फैला है। कुल 5 जनपद। सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे पास में वो महावीर स्वामी सेंचुरी है। कहां पर? ललितपुर जनपद के अंतर्गत, ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके साथ साथ कुछ बर्ड सेंचुरी भी देख लो, बर्ड सेंचुरी भी देख लो। तो सबसे पहले ध्यान देंगे पहला पक्षी अभ्यारण्य है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। 1972 में स्थापना हुई थी। कहां पर है? उन्नाव जिले में है। कहां पर है? उन्नाव जिले में है। और इस नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को आज के टाइम पर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ लाख बहोसी अभ्यारण्य। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? कन्नौज में है भाई, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाख बहोसी जो बर्ड सेंचुरी है कहां पर है? तो कन्नौज में है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, इसलिए पेपर में बहुत पूछा जाता है लाख बहोसी। नवाबगंज भी पेपर में बहुत आता है। सबसे छोटा पूछ ले आपसे तो पटना बर्ड सेंचुरी है सबसे छोटा, जो कि कहां पर है? एटा जनपद में है। किस जनपद में? एटा जनपद में है। कोई दिक्कत नहीं किसी को?
कोई दिक्कत नहीं है यहां तक किसी को? चलो तो आओ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर के बहती है? तो भाई अयोध्या शहर से होकर के बहती है कौन सी? सरयू नदी बहती है। तो भाई जो हमारा राम मंदिर है, जो राम मंदिर है कहां पर है भैया? राम मंदिर अयोध्या। तो आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ राम मंदिर कौन सी नदी किनारे है? तो सरयू नदी किनारे है। कौन सा? सरयू नदी के किनारे है, याद रखिएगा, सरयू नदी के किनारे है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलो इनका बढ़िया से नोट्स बना लेना, पेपर में आपसे सब पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा पेपर में। आपसे पूछा गया कि देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? देवदरी और राजदरी जलप्रपात किस जनपद में है? यही ना? हाँ, किस स्थान पर है, किस जनपद में है? तो आप ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों कहां पर हैं? चंदौली में है, चंदौली में है। और चंदौली में आपको पता है, चंदौली में आपको पता है चंदौली में है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। और देवदरी और राजदरी जो जलप्रपात हैं दोनों के दोनों इसी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में है। देवदरी और राजदरी जलप्रपात, ठीक है भाई? चलो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और भी लिखवा दें क्या? और एक और लिख लो, लखनिया, लखनिया प्रपात आप याद रखिए कहां पर? मिर्जापुर में। लखनिया प्रपात कहां याद रखेंगे? मिर्जापुर में याद रखेंगे। एक याद रखिएगा सिद्धनाथ दरी, सिद्धनाथ दरी कहां पर? सिद्धनाथ दरी भी आपका कहां पर? तो ये भी आपका मिर्जापुर, लखनिया भी कहां पर? मिर्जापुर में। इसके साथ साथ टांडा प्रताप, टांडा प्रपात आप याद रखेंगे मिर्जापुर में। कुशहरा प्रपात भी आप मिर्जापुर में याद रखेंगे। और एक मुक्सा प्रपात आप याद रखिएगा, मुक्सा प्रपात आप याद रखिएगा कहां पर? सोनभद्र में। प्रपात वगैरह से अगर पेपर में सवाल आए तो ये आप यहां से बड़े आसानी से लगा लेंगे, ठीक है जी? हाँ, मुक्सा फॉल, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं यहां से आगे। आपसे पूछा उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है भाई? तो सबसे बड़े ज्यादा जो नगदी फसल के रूप में योगदान है वो गन्ना का है, गन्ना का है। कितना है? 45 से 50% तक, 45 से 50% तक योगदान नगदी फसल के रूप में किसका है? गन्ना का है, ठीक है? और जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, तराई रीजन, इस तराई क्षेत्र में गन्ना पर्याप्त उगाया जाता है। आपका इधर सहारनपुर वाला जो क्षेत्र है, सहारनपुर से लेकर के आप आ जाओ उधर सिद्धार्थनगर, कुशीनगर तक तराई क्षेत्र में गन्ना उगाया जाता है। अब एक साथ, अब इसके बाद में आप लिखिएगा जो आपका गन्ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा लखनऊ में है। पेपर में अगर पूछ ले गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान केंद्र। और गन्ना शोध परिषद कहां पर है?
गन्ना शोध परिषद, तो गन्ना शोध परिषद आप याद रखिएगा शाहजहांपुर में है। गन्ना शोध परिषद उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, तो ये शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गैंडा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? तो देखो, जो बाबू गैंडा सिंह गन्ना शोध संस्थान है ये कुशीनगर में है, ये कुशीनगर में है। एक अभी मैंने शाहजहांपुर में भी बताया, लेकिन जो बाबू गैंडा सिंह गन्ना शोध संस्थान है ये ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास पे काम करता रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा काम करता रहा है, इसलिए कुशीनगर में है इधर वैसे भी। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, बाबू गैंडा सिंह जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है नामकरण हुआ है, जिन्होंने किसानों के हक हकूक के लिए भी बुलंद आवाज उठाई है। ठीक है, आओ इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2017 में, 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ था, जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा इस कृषक समृद्धि आयोग के द्वारा उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आपको पता है, सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। 26 चल रही है, अभी तक तो हुआ नहीं है दोगुना। तो ये जो वादा किया था इसी कृषक समृद्धि आयोग ने किया था, है ना। हाँ, वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहन करना, इसके साथ साथ स्टोरेज सुधारना, खेती की गुणवत्ता सुधारना और बीजों, उन्नत बीजों को उपलब्ध कराना किसानों के लिए। तो ये सारा काम जो कौन करता है, ये सब इसी के पास है, कृषक समृद्धि आयोग के पास है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन भाई प्रतापगढ़ में होता है, प्रतापगढ़ में होता है, आंवला नगरी। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, आम सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है? तो आम याद रखिएगा कहां पर? लखनऊ में। अमरूद सबसे ज्यादा इलाहाबाद, अमरूद सबसे ज्यादा इलाहाबाद। लीची सहारनपुर, लीची सहारनपुर में, सहारनपुर के साथ साथ मेरठ के भी कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। लीची हो गया, लीची के साथ साथ आप याद रखिएगा संतरा सहारनपुर, संतरा सहारनपुर। और केला आप याद रखेंगे, केला कौशाम्बी, केला कहां पर? तो कौशाम्बी में। और कौशाम्बी के साथ साथ कुशीनगर भी आप ध्यान रखिए, कुशीनगर भी आप ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई किसी को यहां तक? चलो, तो प्रतापगढ़ क्लियर हो गया आंवला नगरी के रूप में। आ जाओ इधर नेक्स्ट। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? देखो भाई, जो भारत मेथा तेल उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है, भारत पहले नंबर पर है। और इसमें भी 80 से 90% 80 से 90%
डिमांड पूरी उत्तर प्रदेश से की जाती है, उत्तर प्रदेश से की जाती है। अब ये मेथा तेल होता क्या है? मेथा यार ये है पिपरमेंट, पेपरमेंट सुना होगा आपने, हम इधर पेपरमेंट भी कहा जाता है हमारे क्षेत्र में, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, और नगदी फसल है मेथा, जो है मेथा की जो फसल है वो नगदी फसल है। इसके साथ साथ एक और चीज आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको? याद रखना है मेथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए जो है ये आपका कन्नौज में, हाँ, मेथा ऑयल की जांच के लिए कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए, पेपर में कई बार पूछ रखा है, मेथा ऑयल की जांच के लिए फ्रेगनेंस फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहां पर है? तो कहां है? कन्नौज में है। तो ये याद रखना। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलो, तो नेक्स्ट आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहां पर है? तो भाई ये आपका महोबा जिले में है, चरखारी महोबा जिले में है अर्जुन बांध। और ध्यान रखना महोबा में अर्जुन नदी पर यह बांध बनाया गया है। महोबा में अर्जुन नदी पर यह बांध बनाया गया है, जो महोबा और लखीमपुर खीरी में, जो महोबा और लखीमपुर खीरी में सिंचाई के लिए जल मुहैया कराता, पानी उपलब्ध कराता है। महोबा के चरखारी क्षेत्र में पड़ता है। तो यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ तो एक और क्वेश्चन देखो फटाफट से। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल सुविधा केंद्र कहां पर है? तो ये है भाई आपका वाराणसी में है। वाराणसी के लालपुर क्षेत्र में है, जिसका उद्घाटन 2017 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन 2017 में मोदी जी के द्वारा। ठीक है, हाँ, वाराणसी के लालपुर क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताला नगरी के रूप में आप जानते हो भाई किसको? अलीगढ़ को। अलीगढ़ ताला के लिए फेमस है। अलीगढ़ ताला नगरी। मेरठ खेल का सामान, मुरादाबाद पीतल नगरी। इसके साथ साथ कन्नौज इत्र नगरी। कन्नौज को आप इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। भदोही को हम कालीन शहर के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा। एक और देखो,
उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भाभी मैंने बताया है, कालीन कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है भदोही। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है कि वाराणसी के निकट स्थित मडुआडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, मडुआडीह किस जो है संस्थान के लिए फेमस है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए फेमस है, जहां पर डीजल इंजन का निर्माण होता है, जहां पर रेल के डीजल इंजन का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, वाराणसी के मडुआडीह में है। तो भाई आज का जो मॉक था हमारा, हमने 25 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किया, और मुझे उम्मीद है किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। और अगर कोई डाउट कहीं पर है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए चलिए इतना पर्याप्त है, मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।